हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई एम श्योर बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हमारे गुड विशेस तो आप लोगों के साथ है ही, लेकिन साथ में आपको पता है कि हम आपके लिए 11th और 12th के चैप्टर्स लेकर आए हैं। तो आप बारी है आपके 12th 11th के चैप्टर की, जो है आपका एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, तो चलो पहले तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो एड्सॉर्प्शन एक्चुअली जो है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है। मतलब अगर आपके सरफेस पे कोई सब्सटेंस आके सेटल हो जाता है तो इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। और अगर वो सरफेस के अंदर एंटर होता है तो वो कहता है, आप उसको कहते हो एब्जॉर्प्शन। राइट। तो यहाँ पे जो एड्सॉर्ब मैटर है इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। ओके, इनसाइड द सरफेस एज वेल एज द एंटायर बल्क। मतलब ये अगर आपका सब्सटेंस है तो इसके अंदर भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और कुछ सरफेस पे भी होगा। लेकिन एड्सॉर्प्शन की अगर बात करोगे तो ये सिर्फ सरफेस पे होता है। जनरली मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सरफेस पे होता है, बल्क में नहीं होता। राइट। सो इट्स ओनली हाई ऑन द सरफेस, वेर एज ये जो है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज एड्सॉर्बेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क, यानी पूरे इसके अंदर है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपका एड्सॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है। दिस इज़ इंडिपेंडेंट। अगर आपने स्पंज वाटर में डाला तो पानी गर्म हो ठंडा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज़ एक्म्पनीड बाई इवोल्यूशन ऑफ हीट नोन एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का लिबरेशन होता है विच इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंड इट इज़ नॉट एक्म्पनीड बाय एनी इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो यहाँ पे कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होती अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया। एग्जाम्पल क्या है, तो गैस और लिक्विड लाइक एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, और हियर इट इज़ कॉटन, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर, राइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय क्लॉथ। तो दैट इज़ ऑल योर डिफरेंस। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एड्सॉर्प्शन है उसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक है फिजिसॉर्प्शन और दूसरा है केमिसॉर्प्शन। अब फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है कि जब आपका सब्सटेंस जो है वो सरफेस पे सेटल होता है, तो आपका जो सब्सटेंस है, जैसे मान के चलो कि ये आपका कोई सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सब्सटेंस है, इसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट। और इसके ऊपर अगर कोई आके सेटल हो रहा है तो इसको कहते हैं एड्सॉर्बेट। अब ये आपका एड्सॉर्बेट और ये आपका एड्सॉर्बेंट है, तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वेदर इट इज़ केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, राइट, तो ये हो गया आपका फिजिसॉर्प्शन। तो अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक है, सो यू कॉल इट एज फिजिसॉर्प्शन। और अगर ये स्ट्रांग है, तो अगर ये ऐसे स्ट्रांग है तो फिर ऑफकोर्स ये हो गया आपका केमिसॉर्प्शन। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज केमिसॉर्प्शन। तो ये है केमिसॉर्प्शन। ओके, फिजिसॉर्प्शन में जो फोर्सेस है वीक होते हैं और केमिसॉर्प्शन में एक्चुअली ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो देयर इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस। राइट, यहाँ पे आपको पता है कि इसके ऊपर भी और एक लेयर हो सकता है, तो ये मल्टी लेयर होगा, लेकिन ये सिर्फ सिंगल लेयर होगा, यूनी लेयर होगा, और ये मल्टी लेयर होगा। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू बी यूनी लेयर। ये बहुत स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन होती है सरफेस पे। तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। दिस इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई भी सब्सटेंस आके सेटल होता है तो ज़रूरी नहीं एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए ही ये पॉसिबल हो। सो दिस इज नॉट स्पेसिफिक and this is highly specific. ओके, यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट लिबरेट होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ वेरी हाई, क्योंकि ये जो हीट लिबरेट हो रही है दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। सो डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ हाई, मतलब ज़्यादा हीट लिबरेट हो रही है। यहाँ पे ये फोर्स वीक है, तो यहाँ पे जो हीट लिबरेट हो रही है जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ लो। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो,
वीक फोर्सेस जैसे हमने डिस्कस किया था, these are chemical nature, these are ionic, these are strong forces. Physics option is not specific in nature, this is highly specific. Example क्या है, तो एड्जॉर्प्शन ऑफ टंगस्टन, ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन, हाइड्रोजन ऑन निकल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो, 20 to 40 कैलोरीज, क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो वीक है. यहाँ पे ये हाई है, फ्रॉम 40 to 200 किलो कैलोरीज, राइट. अकर्स एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे अकर होगा, और इट इज़ फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर इनिशियली, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो इनिशियली इट विल बी फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड देन ऑफकोर्स इट विल बी लोअर. तो उसके बाद मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए आपके रिएक्शन को, तो वो बढ़ेगी, इसलिए आपके रेट बढ़ेगा. बट आफ्टर सम टाइम इट इज़ गोइंग टू लोअर डाउन. यहाँ पे ऑफकोर्स लो टेम्परेचर पे ये डिक्रीज होगा. एग्जाम्पल क्या है, तो नाइट्रोजन गैस इज फिजिकली एड्जॉर्ब्ड ऑन आयरन, राइट. यहाँ पे ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन, हाइड्रोजन ऑन निकल. दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वीक फोर्स होने की वजह से ये रिवर्सिबल है, यानी जो गैस सेटल हुआ है उसको आप निकाल सकते हो. सो इट इज़ रिवर्सिबल. दिस इज़ इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार वो केमिकल रिएक्शन हो गई तो फिर वो लेयर को आप नहीं निकाल सकते, तो दिस इज़ इरिवर्सिबल. ओके. मल्टी मॉलिक्यूलर, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 2-3 लेयर दिख सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे इट इज़ ओनली मोनो मॉलिक्यूलर. ओके. तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन. तो जैसे आप देख सकते हो कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होते हैं, यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, वो आसानी से एड्जॉर्ब भी होते हैं. जैसे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 126 और वॉल्यूम एड्जॉर्ब्ड इज 0.8, बट अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है. हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है कि इजीली लिक्विफाई होने वाला है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि उसका जो एड्जॉर्प्शन है वो 181 है. क्लोरीन इज 417, यानी इसका जो लिक्विड क्रिटिकल टेम्परेचर है वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है, इसका मतलब इट इज़ मोर लिक्विफाइबल दैन नाइट्रोजन. यहाँ पे जो अमाउंट है वो 235 है, और SO2 तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे हाई है, मतलब दिस इज़ द मोस्ट ईजिली लिक्विफाइबल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ है वो 380 है. सो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कितना आसानी से आपका गैस लिक्विफाई हो सकता है. तो जितना इट इज़ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ईजिली आपका गैस लिक्विफाई होगा. सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन. ओके. मतलब जितना हाई होता है उतना आसानी से आपका जो गैस है वो एड्जॉर्ब होगा. ठीक है. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है वो गैसेस आसानी से एड्जॉर्ब होते हैं. ओके. तो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इजीली गैसेस एड्जॉर्ब्ड. ओके. तो आप देख सकते हो यहाँ पे SO2 का सबसे हाई है और सबसे ज़्यादा वही एड्जॉर्ब हो रहा है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट. अब एड्जॉर्बेंट मतलब जो सरफेस पे आपका जो एड्जॉर्बेट है या आपका जो सरफेस है जिस पे गैस आके सेटल हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ योर एड्जॉर्बेंट. अब नेचर का मतलब क्या है कि आपका एड्जॉर्बेंट कैसा है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर सरफेस ऐसे स्ट्रेट हो और अगर सरफेस ऐसे अनइवन हो तो यहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया है. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इट इज़ मोर सरफेस एरिया. अगर यहाँ देखोगे तो इट इज़ लेस सरफेस एरिया. ओके. तो क्या है, यहाँ पे इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा. तो अगर आपका सरफेस एरिया अनइवन है तो इट विल बी ग्रेटर एंड देयरफॉर देयर विल बी मोर एड्जॉर्प्शन, राइट. और ऑब्वियसली अगर आपका जो सरफेस है वो फाइनली डिवाइडेड है, मतलब क्या कि अगर आपका कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, राइट, और अगर इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, तो आप देख सकते हो कि जितना छोटे पार्ट में आप डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा. तो ये जो है ये इसका सरफेस एरिया, यहाँ पे ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है, राइट. तो जितना छोटा साइज होता है पार्टिकल का उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होता है, राइट. सो रफ सरफेस एरिया, कोलाइडल सबस्ट्रेट आर गुड एड्जॉर्बेट, राइट. दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर अ गिवन मास. टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर
इस पे कोई सब्सटेंस आके एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, राइट. सो एनर्जी इज लिबरेटेड, यानी इसका मतलब दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट. सो एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि ये प्रोसेस जो है एड्सॉर्प्शन ये एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है. तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन ये होगा. नो प्रेशर ऑफ द गैस, ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द गैस ग्रेटर इज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इनिशियली. मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ है. सो व्हाट आर यू प्लॉटिंग हियर इज x by m, राइट, एंड व्हाट आर यू प्लॉटिंग हियर इज प्रेशर. तो ये जो ग्राफ है दिस इज व्हाट इज योर x by m. x क्या है तो इट इज़ द मास ऑफ द एड्सॉर्बेट, और m क्या है तो मास ऑफ द एड्सॉर्बेट, राइट. एंड व्हाट आर यू प्लॉटिंग हियर इज दिस इज अगेंस्ट प्रेशर. तो आप देख सकते हो कि ये ग्राफ ऐसा है, राइट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर बढ़ाने पे आप देख सकते हो कि जो रेट है वो बढ़ रहा है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, और इसके बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट इज़ कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी x by m इज इक्वल टू k p रेज टू 1/n. ये जो है ये आपका रिलेशन है प्रेशर और इसका. सो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आप देख सकते हो कि आपका जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ता जाएगा, राइट. तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा ग्राफ है, और ये इक्वेशन को वो फॉलो करता है. तो दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन विच इट फॉलोज, राइट. तो x जैसे आपको पता है x इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m is mass of adsorbent, k as you know is a constant, n is also a constant, p is a pressure. ओके, तो ये है आपका ग्राफ जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था. एंड इफ़ यू वांट, आप चाहो तो दोनों साइड, तो ये वाला ग्राफ इस टाइप का है x by m वर्सेस p. तो ये ग्राफ इस टाइप का है. ओके, इनिशियली बढ़ेगा और बाद में ये कांस्टेंट रहेगा. अगर आप चाहो तो दोनों साइड पे लॉग फाइंड कर सकते हो. तो लॉग ऑफ x by m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1/n लॉग ऑफ p. तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये जो ग्राफ है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. व्हाट आर यू प्लॉटिंग हियर इज लॉग ऑफ x by m एंड व्हाट आर यू प्लॉटिंग हियर इज लॉग ऑफ p, राइट. तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इट इज़ ऑफ द टाइप, तो ये y है आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये m है और ये c है. सो यहाँ पे इफ़ यू सी, ये जो m है ये आपका स्लोप है जो पॉजिटिव है, और ये आपका y इंटरसेप्ट है. सो इट्स अ लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप. ये जो वैल्यू है ये लॉग k है, और यहाँ पे जो है दिस इज गो टू बी योर m विच इज़ 1/n. ओके, सो ये अगर लॉग फाइंड कर रहे हो तो इस तरह से होगा. एड्सॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो ये सारे एप्लीकेशंस है. कैटालिसिस, गैस मास, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, एड्सॉर्प्शन ऑफ इंडिकेटर, सेपरेशन ऑफ नोबल गैस, फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस. ओके, अब बात करते हैं कैटालिसिस की. तो यहाँ पे आपको पता है एक कैटलिस्ट क्या होता है. तो कैटलिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू अ रिएक्शन सिस्टम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज. ये बेसिकली आपके कैटलिस्ट का डेफिनेशन है. तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस, क्योंकि पॉजिटिव कैटालिसिस का मतलब है कि वो आपके जो रेट है रिएक्शन का उसको बढ़ाता है. तो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव कैटालिसिस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली इंक्रीजेस, राइट. तो इसमें भी टाइप है. होमोजीनस मतलब जो कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हो उसका जो फेज़ है और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज़ है वो सेम है. यानी कैटलिस्ट गैस है तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी गैसेस है, या अगर आपका कैटलिस्ट लिक्विड है तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिक्विड है. तो होमोजीनस कैटलिसिस में आपका जो कैटलिसिस है वो जो है उसका जो फेज़ है और बाकी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज़ सेम होता है. जैसे यहाँ पे देखो, SO2 प्लस O2 गिव्स यू SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO. तो SO3 एक गैस है, NO एक गैस है, तो ये NO जो है ये आपका कैटलिस्ट है, राइट. ये आपका ऑक्सीजन एक गैस है, ये SO2 एक गैस है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पूरा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है ये सारे गैसेस है.
हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो शुगर आपको पता है क्या है, जैसे C12H22O11, राइट, और इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, मतलब आप इसको वाटर के साथ इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो और यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो H+। तो ये H+ जो है ये आपका कैटलिस्ट है, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल है, शुगर भी वाटर में सॉल्युबल है, तो ये सारे सेम फेज में है, इसलिए इट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिसिस। तो आपको मिलेगा C6H12O6, इसके साथ आपको मिलेगा C6H12O6, राइट। तो ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज और ये भी वाटर में सॉल्युबल है। तो सारा का आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सब वाटर में सॉल्युबल है, और यहाँ पे आपका जो H+ है दैट इज ऑफकोर्स योर कैटलिस्ट विच इज़ इन द सेम फेज। एंजाइम जो है ये भी आपके बॉडी में काम करते हैं एज कैटलिस्ट, और ये जो आपका बॉडी फ्लूइड है उसमें आराम से डिजोल्व होते हैं, और आपके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है आपके बॉडी में वो भी आपके बॉडी फ्लूइड में डिजोल्व होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट इज एंजाइम कैटलिस्ट ऑल्सो। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपका जो फेज है कैटलिस्ट का वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग होता है। तो जैसे देखो ये FeK2O Al2O3 ये सॉलिड है, ओके, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, लेकिन आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, सो इट बिकम्स ए एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस। देन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, मतलब आप सबको पता है कि आपका जो ऑयल है उसमें अगर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो यू आर गोइंग टू यूज़ निकल एंड H2, राइट। तो ये निकल और H2 जो है ये आपका गैस और सॉलिड है, और आपका ऑयल तो लिक्विड होता है, तो दैट बिकम्स अ एग्जांपल ऑफ अ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इनहिबिटर मतलब वो चीज़ें जो आपका जो रिएक्शन है उसका जो रेट है उसको स्लो डाउन करते हैं, सो दे स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो एक इनहिबिटर क्या है, तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म अगर आप एक्सपोज करोगे एयर में तो ऑक्सीजन जो क्लोरोफॉर्म का है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल फॉर्म अ पॉइजनस गैस फॉस्जीन, राइट। अब ये पॉइजनस गैस फॉस्जीन अगर आपके क्लोरोफॉर्म में है और अगर आपने ये क्लोरोफॉर्म यूज़ किया फॉर द पर्पस ऑफ एनेस्थीसिया, जो पहले लोग करते थे अभी तो नहीं करते, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, राइट। तो आप चाहते हो कि ये फॉस्जीन का जो रेट है वो बहुत स्लो डाउन हो जाए, फॉस्जीन फॉर्म ही ना हो, इसलिए आप क्लोरोफॉर्म में एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन को स्लो डाउन करेगा, एंड दैट इज योर इथेनॉल विच एक्ट्स एज अ इनहिबिटर। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सब्सटेंस आप यूज़ करोगे यहाँ पे वो है आपका इथेनॉल। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे C2H5OH। ये जो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन है उसका रेट जो है वो स्लो डाउन करेगा, एंड देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ इनहिबिटर। सिमिलरली आपको पता है H2O2 क्या है, तो इट्स पेरोक्साइड, और वो बहुत ही आसानी से डिकम्पोज होता है टू गिव यू H2NO2, राइट। सो ये जो डिकम्पोजिशन है इसको स्लो डाउन करने के लिए क्या ऐड करोगे, तो ग्लिसरॉल और डाइल्यूट एसिड। तो ये इनहिबिटर का काम करेगा, यानी ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसको वो स्लो डाउन करेगा। नेक्स्ट, एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो जब हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है यूज़ करें तो उसकी जो थ्योरी है वो क्या है, तो सबसे पहले तो आपका जो भी आपका कैटलिस्ट है, जैसे मान के चलो कि निकल आपका कैटलिस्ट है, तो इस पे जाके कौन एड्जॉर्ब होगा, पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें एड्जॉर्ब होगा, मतलब हाइड्रोजन ये निकल के साथ जो है वो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ऑफकोर्स ये प्रोसेस में इसका खुद का बॉन्ड जो है वो वीक होगा, राइट। तो ऐसे आके आपका हाइड्रोजन जो है वो निकल के सरफेस पे क्या होगा, एड्जॉर्ब होगा, और ये प्रोसेस में इसका खुद का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले तो आके यहाँ पे वो सेटल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। फिर वो एड्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे ये एड्जॉर्ब हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आपने किसी डबल बॉन्ड को इसके कांटेक्ट में लाया तो फिर ये डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसको कहेंगे इंटरमीडिएट। और फिर बाद में ये पूरी तरह से H जो है यहाँ पे ऐड होगा, और ये H जो है यहाँ से निकल के अब यहाँ पे चला गया है। सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ योर प्रोडक्ट विच इज़ गेटिंग फॉर्म्ड। एंड फिर बाद में एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो आपका जो स्टार्टिंग है वो निकल जाएगा। तो पहले तो हाइड्रोजन आके यहाँ पे सेटल हुआ इस तरह से, फिर ये जाके इस कार्बन को ऐड होगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड देन द प्रोडक्ट, ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है, और ये आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, इसको कहते हैं डिसॉर्प्शन, ओके।
तो ये ऐसे स्टेप्स में आपका एड्सॉर्प्शन होगा। अब आपका जनरली आपके जो डी ब्लॉक मेटल्स है दे आर वेरी गुड एट कैटलिस्ट, लाइक योर फॉर एग्जांपल Fe, वेनेडियम, क्रोमियम, ओके। ये काफ़ी एक्टिवेटेड रहते हैं, ये काफ़ी गैसेस को अच्छे से एड्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो इसलिए दे आर वेरी गुड एट कैटलिस्ट। फिर कैटलिस्ट सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। जैसे आप देख सकते हो पलेडियम एंड Al2O3, तो ये C2H4 है, ऑक्सीजन है, तो ये एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में काम आएगा। सिमिलरली अगर आपने कैटलिस्ट को चेंज किया, व्हाट इज योर कैटलिस्ट, सो इफ इट इज AgAl2O3, तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा C2H4O, राइट। यानी यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो ये C2H4 है और ये है आपका ऑक्सीजन। तो इन दैट केस यू विल गेट, अगर आपने पलेडियम Al2O3 यूज़ किया तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और यहाँ पे अगर आपने C2H4 यूज़ किया है और इसमें ऑक्सीजन ऐड किया है, सो व्हाट विल यू गेट इज दिस कंपाउंड, इपॉक्साइड आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो कि कैटलिस्ट चेंज हो गया तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल विल गिव यू मीथेन प्लस वाटर, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, लेकिन अगर आपने जिंक और जिंक ऑक्साइड यूज़ किया तो आपको मीथेनॉल मिलेगा। शेप सिलेक्टिविटी मतलब आपका जो कैटलिस्ट है उसका शेप अगर आप बदल दोगे तो वो एक अलग रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, दैट इज व्हाट यू कॉल ए शेप सिलेक्टिविटी। जैसे जियोलाइट जो है वो कैटेलाइज ZSMS is going to convert alcohol directly to gasoline which is petrol by dehydration which gives a mixture of hydrocarbon। तो ये बस एक एग्जाम्पल है। तो आपके जो जियोलाइट्स होते हैं उनमें अलग अलग साइज़ के पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स है ये कुछ आपके मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके उन पे केमिकल रिएक्शन करते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इथेनॉल। तो ये इथेनॉल को ट्रैप करेगा कौन, तो ये जियोलाइट ZSMS, और वो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेगा, तो पेट्रोल में, विच यू कॉल एज गैसोलीन, ओके। तो यहाँ पे देखो विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एब्जॉर्प्शन, तो कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क, ये तो बराबर है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी बराबर है। इट इज नॉट एक्म्पनीड बाय इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन, ये इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस, तो ये जो है इज नॉट करेक्ट, तो ये आपका सही आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्फेस एरिया, राइट। सो रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर बाय चारकोल, ये तो एब्जॉर्प्शन है। रिमूवल ऑफ इंक ड्रॉप बाय ब्लॉटिंग पेपर, ऑफ कोर्स ये आपका एब्जॉर्प्शन है, राइट, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, तो योर करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो जैसे आपको पता है कि इनिशियली जो है आपका रेट बढ़ेगा और फिर ये कांस्टेंट रहेगा, तो इंक्रीज एट स्टार्ट एज प्रेशर इंक्रीजेस एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो जो चार्ट दिया था आपको उसके हिसाब से आप देखो कि सबसे डिफिकल्ट जो लिक्विफाई है वो है ऑक्सीजन, और इसका ही एड्सॉर्प्शन बहुत डिफिकल्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन, तो केमिसॉर्प्शन में जैसे आपको पता है कि आपका जो सरफेस है और आपका जो एड्सॉर्बेट है उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये बराबर है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ वेरी हाई, ये भी बराबर है। इट इज़ इरिवर्सिबल, ये भी बराबर है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर होता है, सो इट इज़ मोनो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन, सो इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वो गलत है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ये बराबर है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एग्जिबिटेड बाय एड्सॉर्प्शन, एक्सोथर्मिक, ये तो बराबर है कि आपका जो एड्सॉर्प्शन है उसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच एक वीक फोर्स फॉर्म होता है, तो ये जो वीक फोर्स है इसकी वजह से देयर इज एनर्जी दैट इज गेटिंग लिबरेटेड, सो द प्रोसेस इज व्हाट इन नेचर एक्सोथर्मिक, राइट। इरिवर्सिबल बल्क not exhibited by adsorption, so what is not exhibited by adsorption is that it is endothermic। आपका जो फिजिस ऑप्शन है वो रिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल, केमिस ऑप्शन इज इरिवर्सिबल, फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल। इट कैन बी अ बल्क फिनोमिना, मतलब यहाँ पे यू कैन हैव लार्ज अमाउंट ऑफ योर गैस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, राइट। तो ऑब्वियसली जो गलत है वो है आपका एंडोथर्मिक। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो देर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इनसाइड द बल्क एज वेल एज द सरफेस, ये तो गलत है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी गलत है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, आपका रेट कम हो जाएगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये भी गलत है। इट इज़ एक्म्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट,
करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जो करेक्ट है वो क्या है? सो इट इज़ accompanied by evolution of heat। तो it is independent of pressure गलत है, it is independent of temperature गलत है, it is uniform distribution of matter inside the bulk वो भी गलत है। Next, in Haber's process of production of NH3, K2O is used as, so as you all know this is used as a promoter। आपका जो मेन कैटलिस्ट है वो Fe है और K2O is used as a promoter। अब बारी है आपके कोलॉइड्स की। तो ये अलग अलग टाइप के आपके कोलॉइड्स हैं, ठीक है। तो कोलॉइड्स में यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स, जैसे सॉलिड सॉलिड है तो ये सॉलिड सॉल हो गया। एग्जाम्पल इज जेमस्टोन, पोर्सिलिन, पेपर एंड ऑल दैट। सॉलिड इन लिक्विड, तो इसमें दो होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो अगर आपका डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है और अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, सो यू कैन कॉल इट एज सॉल्ट्स एंड जेल्स। पेंट, सेल, फ्लूइड्स, जेलेटिन, ये आपके बुक में का ही आपने लिया है। सॉलिड एंड गैस यू कॉल इट एज एरोसॉल। लिक्विड इन सॉलिड यू कॉल इट एज जेल, चीज़, बटर, जेलीज। लिक्विड इन लिक्विड इज इमल्शन, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम। लिक्विड इन गैस इज एरोसॉल, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड। ओके, गैस इन सॉलिड इज सॉलिड सॉल। गैस इन लिक्विड इज फोम, जैसे फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, सोप वगैरह वगैरह। तो ये एग्जाम्पल्स जो है ये प्लीज़ आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो टाइप के सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स बेसिकली क्या है? तो आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है वो लिक्विड है और डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है, राइट। यानी इफ़ यू टॉक ऑफ दिस यहाँ पे, तो ये आपका जो है ये लिक्विड जो है ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। सो दिस इज योर लिक्विड और लिक्विड जो है ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। और इसके अंदर आपने क्या डाला है? तो ये छोटे पार्टिकल्स है कोलॉइडल वाले, राइट। इसको कहते हैं डिस्पर्स फेज। ओके, सो दिस इज व्हाट इज योर डिस्पर्स फेज एंड दिस इज व्हाट इज योर डिस्पर्शन मीडियम। और अगर दोनों के बीच देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन यू कंसिडर इट टू बी लायोफोबिक, और अगर दोनों के बीच देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू कंसिडर इट टू बी लायोफिलिक। ओके, तो ऐसे दो कैटेगरी में हम ये करेंगे। ये डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, सो यू कॉल इट एज सॉल। क्या बोलते हैं आप इसको? सॉल। ओके, तो व्हाट डू वी कॉल इट एज? यू कॉल इट एज अ सॉल, राइट। एंड ऑफ कोर्स depending on if there is force of attraction or if there is force of repulsion, accordingly you call it as lyophilic or lyophobic। तो लायोफिलिक में क्या है? तो लायोफिलिक में फॉर्म्ड इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। ओके, तो ये फीलिक है मतलब आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हेन यू मिक्स द टू ऑब्वियसली दे इमीडिएटली फॉर्म अ सॉल। दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम जो है आपने उसको इवेपोरेट भी कर दिया तो भी अगर आप वापस उसमें डालोगे तो वो आराम से आपको वापस सॉल देगा। The particles are not easily visible even under ultra microscope. They are self-stabilized, right? Addition of large amount of electrolyte can cause precipitation. Viscosity of the disperse phase much higher than that of the dispersion medium. Surface tension of the disperse phase is lower than the dispersion medium. तो ये हो गया आपका लायोफिलिक के। और लायोफोबिक में exactly opposite होगा, formed by special methods। क्योंकि आपका जो फेज है डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज है उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको स्पेशल मेथड्स यूज़ करना पड़ेंगे। इरिवर्सिबल मतलब एक बार वो टूट गया, एक बार आपका डिस्पर्शन मीडियम और आपका डिस्पर्स फेज अलग अलग हो गया तो फिर आप उसको वापस से एक साथ नहीं ला सकते, यानी आप उनको मिक्स करके सॉल्व नहीं प्रिपेयर कर सकते जो आप लायोफिलिक के केस में कर सकते हो। द पार्टिकल्स आर इजीली डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। दे आर अनस्टेबल एंड हेंस रिक्वायर ट्रेसेस ऑफ स्टेबलाइजर्स। तो ऑब्वियसली आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स फेज है ये दोनों में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। तो अगर आप ये दोनों को इकट्ठा रखना चाहते हो तो आपको एडिशनल कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो वो ये दोनों को इकट्ठा रखेगा या ये दोनों को अलग अलग होने से प्रिवेंट करेगा, और इसको कहता है स्टेबलाइजर्स। तो आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत है इफ़ इट इज़ लायोफोबिक। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा भी अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जबकि लायोफिलिक में अगर आपको ये डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्शन फेज को अलग अलग करना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होगी। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द मीडियम। सरफेस टेंशन इज ऑल्सो नियरली सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो ये डिफरेंस है इसमें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो यू हैव गॉट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। अब कोलॉइड जो है इनका एक सर्टेन डायमेंशन होता है, ओके। और अगर
आपका जो कोलॉइड पार्टिकल है, राइट, वो अगर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल का बन के मिल के एक कोलॉइडल पार्टिकल बना है, राइट, तो कोलॉइडल पार्टिकल जो है ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का मिल के बना है, सो यू कॉल इट एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल, तो ये आपका एक कोलॉइडल पार्टिकल है, राइट, लेकिन ये एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल का मिल के बना है, इसलिए ये मल्टी मॉलिक्यूलर हुआ है। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एसेट, गोल्ड सॉल। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड का मतलब है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज ही इतनी बड़ी है दैट इट इज द साइज ऑफ योर कोलॉइडल पार्टिकल, राइट। तो जैसे यहाँ पे द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्स फेज आर सफिशिएंटली लार्ज इन साइज टू दैट ऑफ द कोलॉइडल डायमेंशन। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, पॉलीइथीन, नाइलॉन, प्लास्टिक। ओके, एसोसिएट कोलॉइड्स और माइसेल्स, तो यहाँ पे अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है इनका तो दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में दे विल कम टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टिकल विच इज दैट ऑफ द कोलॉइडल साइज, राइट। तो बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड एट हायर कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करेंगे, लेकिन अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो बहुत सारे इकट्ठा आएंगे और एक बड़ा सा पार्टिकल फॉर्म करेंगे सब मिलके, जिसका साइज एक कोलॉइडल पार्टिकल के जैसा होगा, दैट इज व्हाट यू कॉल एज योर एसोसिएट कोलॉइड। सो इसमें एग्जांपल से माइसेल जो एक्चुअली आपका क्लेंजिंग एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सोप्स, डिटर्जेंट्स का जो क्लेंजिंग एक्शन है वो माइसेल की वजह से है। सो इट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो एसोसिएट कोलॉइड्स के जैसे बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो SO2 प्लस H2S। ओके, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा S which precipitates and along with that what will you get is H2O। सिमिलरली गोल्ड सॉल है ये AuCl3, और अगर आप इसमें 3 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड डालोगे along with वाटर, तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो यहाँ पे गोल्ड प्रेसिपिटेट हो रहा है, आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। सो दिस इज यूजिंग रिडक्शन, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज योर FeCl3 प्लस 3H2O। This on hydrolysis gives FeOH thrice, जो प्रेसिपिटेट होगा, तो दिस इज 3HCl। ओके, तो यहाँ पे इट इज हाइड्रोलिसिस। ये तो ये 3 मेथड्स है प्रिपरेशन के, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन और एक है हाइड्रोलिसिस। इलेक्ट्रिकल आर्क जो है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर मेटल के सॉल्ट्स। तो अगर आपको मेटल का सॉल्ट प्रिपेयर करना है देन यू मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो ये देखो, ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स है इतने बड़े, यहाँ पे आपने एक आर्क स्ट्रक किया तो क्या होगा, ये जो टिप्स है मेटल के ये इवेपोरेट हो गए, और ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है ये कोल्ड। तो यहाँ पे वो जो मेटल है जो इवेपोरेट हुए हैं मेटल के टिप्स, वो सडनली कंडेंस हो गए, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, सिर्फ इस रीजन में टेम्परेचर बहुत हाई है, राइट। तो यहाँ पे जो मेटल के टिप्स है वो इवेपोरेट हो गए इनटू एटम्स, राइट। और वो जब बाहर के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ का तो टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो इमीडिएटली क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू गेट द सॉल्ट ऑफ द मेटल। ठीक है, सो दैट इज योर ब्रिज आर्क। सो ये है आपका ब्रिज आर्क मेथड। फिर जो दूसरा मेथड है तो इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स। ओके, तो जो भी मेटल का आप सॉल्ट बनाना चाहते हो आपको वो मेटल के थिन रॉड्स लेने पड़ेंगे एज इलेक्ट्रोड्स। जैसे यहाँ पे ये आपको गोल्ड का सॉल्ट बनाना है तो आपको थिन मेटल गोल्ड के रॉड्स लेने पड़ेंगे एज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हो। सो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल सॉल्ट by shaking with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte. The electrolyte used is known as peptiding agent. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान की चलो कि यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट है AgCl का, राइट, और ये आपका सॉल्वेंट है। तो आप इसमें डालो NaCl। तो जब आप इसमें NaCl डालोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें NaCl डाला, ये जो Cl माइनस है ये जाके यहाँ पे Ag पे सेटल हो जाएगा, और फिर अगर आप इसको शेक किया तो फिर ये जो Ag है जिस पे Cl है दैट विल कम इन द
तो यहाँ पे वो ऐसे कोलॉइडल पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कहते हैं पेप्टाइजेशन, राइट। तो ये जो प्रेसिपिटेट है आपका AgCl का, आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला NaCl, तो NaCl का Cl जाके ये Ag पे बैठ गया, और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा शेक करोगे तो इट विल गो एंड इट विल फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो गया आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन में दो टाइप है, एक है डायलिसिस। तो यहाँ पे क्या करोगे आप डायलिसिस में, तो जो भी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे है, इसमें इम्प्यूरिटीज़ है, राइट। और यहाँ पे जो आपका बैग है, राइट, ये जो बैग है इसकी एक पर्टिकुलर पोर साइज होती है। तो क्या होगा कि इसमें से जो भी इम्प्यूरिटी है वो बाहर निकलेगी और आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो अंदर रहेगा, क्योंकि ये जो बैग है ना, इस पे एक टिपिकल साइज के पोर्स होते हैं। अब ये पोर जो है मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और इनकी जो साइज है वो कोलॉइडल पार्टिकल से छोटी है, लेकिन इम्प्यूरिटी से क्या है, बड़ी है। तो कोलॉइडल पार्टिकल तो अंदर रहेगा, लेकिन आपकी कोई इम्प्यूरिटी अगर है तो ये इम्प्यूरिटी बाहर आ जाएगी। ओके, तो दिस इज हाउ यू प्यूरिफाइड, और यहाँ से आप कंटिन्यूसली वाटर से उसको निकालोगे। सो डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम कोलॉइड बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। अब ये सूटेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो जो मेम्ब्रेन है उसकी जो साइज है वो पोर साइज है, यानी उसमें छोटे छोटे जो छेद है उनकी जो साइज है वो ऐसी है कि आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन छोटे छोटे जो आपकी इम्प्यूरिटीज है वो बाहर जाएगी। इस तरह से इम्प्यूरिटी बाहर जाएगी और आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। तो ये एक मेथड है प्यूरिफिकेशन का। अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसमें यहाँ पे तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। तो याद रखो कि आपका जो कोलॉइडल सिस्टम है इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट फेजेस, राइट, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, एंड ऑफ कोर्स दे आर डिटेक्टेड बाय, दे आर नॉट डिटेक्टेड इवन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो इसमें जो पहला इफेक्ट है वो टिंडाल इफेक्ट है। अब टिंडाल इफेक्ट इज व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास की थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड इफ यू ऑब्जर्व एट अ एंगल ऑफ राइट एंगल, then that in the beam you will find the colloidal particles shining like they will colloidal particle जो है they will appear as shiny beads, right? So scattering of light by colloidal particle and making the path of light visible through the dispersion medium is called as Tyndall effect. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है, ओके, यहाँ पे आपका जो लाइट है ये विजिबल है। सो दिस इज व्हाट इज योर टिंडाल इफेक्ट। तो आप जब लाइट पास करोगे थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल दिखेगा आपको इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना दे विल अपीयर एज शाइनी बीड्स। तो आपको ये ऐसी सिचुएशन दिखेगी। ओके, बट इसके लिए कंडीशन क्या है, तो आप जो वेवलेंथ यूज़ कर रहे हो उसका जो डायमीटर है वो आपका जो पार्टिकल साइज है ना उससे कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यानी दोनों का जो वेवलेंथ है लाइट का और जो आपके पार्टिकल की साइज है वो दोनों कंपेरेबल होने चाहिए, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, और दूसरा क्या है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स फेस का और डिस्पर्शन मीडियम का, इनमें काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस, इनमें जो आपका मीडियम है, इनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडाल इफेक्ट, तो टिंडाल इफेक्ट कहाँ यूज़ होता है, तो इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलॉइडल सिस्टम। तो अगर आपको देखना है कि आपका जो भी सॉल्यूशन है वो कोलॉइडल है या एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आप टिंडाल इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी लाइट की बीम नहीं दिख रही, लेकिन कोलॉइडल है तो लाइट की बीम दिखेगी। इट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइडल एंड ट्रू सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कलर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो कलर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्शन मीडियम। तो आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका एक कलर भी होगा, और जो कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इट विल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज स्कैटर्ड। दूसरा है ब्राउनियन मोशन, दिस इज व्हाट इज योर काइनेटिक प्रॉपर्टी। ओके, कलर और किस पे डिपेंड करेगा, तो साइज ऑफ योर कोलॉइडल पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा, right? For example, finest gold soil is red in color, whereas with increase in size it appears purple or blue, right?
काइनेटिक प्रॉपर्टी में ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके कोलॉइडल पार्टिकल है एंड इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ zigzag मैनर बट इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज व्हाट यू कॉल एज ब्राउनियन मोशन. सो इट्स बेसिकली movement of colloidal particle in straight line but zigzag manner. ओके ये है आपका ब्राउनियन मोशन. फिर बात करते हैं चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल. तो आपको पता है कि कोलॉइडल सिस्टम जो है वो चार्ज सिस्टम है, यानी आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल है उस पर चार्ज होता है. तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज के अंदर है Al2O3XH2O, Cr O3XH2O, Fe2O3XH2O, और जो नेगेटिव है उसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, As2O3. बेसिक डाइस्टफ मिथाइलिन ब्लू, एसिडिक डाइस्टफ ईओसिन, कॉन्गो रेड. हीमोग्लोबिन इज अ सॉल positively charged, sol of starch gum, oxide, TiO salt, gelatin, clay gum. ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस. तो यहाँ पे क्या है कि इससे आपको पता चलता है कि आपके कोलॉइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है. तो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है और यहाँ पे आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है. तो आप देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल्स है दे ऑल आर कमिंग हियर विच इज क्लोजर टू व्हाट योर पॉजिटिव टर्मिनल. तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसमें ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है इन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, राइट. तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स. दैट इज हाउ यू गेट टू नो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल. So that is your electrophoresis. So it is movement of colloidal particle under an applied electric potential is called as electrophoresis. Electroosmosis. What is electroosmosis? तो यहाँ पे you are allowing the particles to move through a membrane, right? तो यहाँ पे अगर आपने एक membrane लगा दिया, कौन सा membrane? तो ये है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और फिर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, then it is called as electroosmosis. So its movement of dispersed particle can be prevented by suitable means such as use of membrane. तो आप नहीं चाहते हो कि ये पार्टिकल यहाँ पे जाए, राइट, पर आप चाहते हो कि आपका सॉल जो आपका ऑब्वियसली, अब ये बात याद रखो कि अगर आपका जो पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो मीडियम आपका है, ये लिक्विड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो आप ये नहीं चाहते कि आपकी कोलॉइडल पार्टिकल जाके क्या हो, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो. तो फिर आप यहाँ पे एक मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो एंड दैट मेम्ब्रेन इज व्हाट यू कॉल एज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Okay, so it is observed that dispersion medium begins to move in an electric field. This is termed as electroosmosis. तो क्या कोआगुलेशन मतलब अगर आपका जो सॉल है उसको अगर आप कोआगुलेट करना चाहते हो, यानी आप डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज को अभी अलग करना चाहते हो, सो यू कॉल द प्रोसेस एज कोआगुलेशन. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले वो अलग क्यों, मतलब अलग करना मतलब क्या कि आप चाहते हो कि आपके सारे कोलॉइडल पार्टिकल इकट्ठा आके सेटल हो जाए, राइट. तो अगर ऐसा चाहते हो आप, तो फिर आपको क्या समझना है यहाँ पे, आपको पहले तो वो जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे चार्ज पार्टिकल्स है, तो आपको सबसे पहले उनका चार्ज निकालना है, राइट. सो द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल बाय रिमूवल ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज कोआगुलेशन. तो आप कैसे कोआगुलेट करोगे, तो यू फर्स्ट हैव टू डू इलेक्ट्रोफोरोसिस. तो जैसे अभी हमने देखा उसमें जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाता है, यानी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा और वहाँ पे जाके वो डिस्चार्ज होगा, यानी आपके सारे कोलॉइडल पार्टिकल वहाँ जाके कोआगुलेट होंगे, राइट. तो एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन दूसरा है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट. तो आपको पता है कि एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे दो अलग अलग सॉल्ट्स आपके पास है. तो अगर आपने दोनों को मिक्स किया तो ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिक्स होके नलिफाई होगा और आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम अलग अलग मिलेंगे. दैट इज व्हाट यू कॉल एज कोआगुलेशन. ओके, बाय बॉइलिंग. तो बॉइलिंग में भी क्या होगा कि आपका जो चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल पे वो बॉइलिंग की वजह से निकल जाएगा और इसकी वजह से आपके कोलॉइडल पार्टिकल पे अभी कोई चार्ज नहीं होगा, तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल इकट्ठा आएंगे. फिर पर्सिस्टेंट डायलिसिस में, मतलब जब आप प्यूरिफाई करते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन को बार बार अगर आप उसको प्यूरिफाई करोगे तो भी आपको कोआगुलेशन मिलेगा. सो पर्सिस्टेंट डायलिसिस की वजह से भी कोआगुलेशन मिलेगा, ठीक है. फिर हार्डी-शुज़ेल्स रूल के हिसाब से क्या है कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है आपके कोलॉइडल पार्टिकल पे उतना आसानी से वो कोआगुलेशन करेगा. सो यहाँ पे ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोक्यूलेंट आयन, मतलब जो आयन आप ऐड कर रहे हो उसको
उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो आप आयन ऐड कर रहे हो उसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना अच्छे से वो कोआगुलेशन करेगा. द ग्रेटर इट्स पावर, the greater is its power of precipitation. So charge on the electrolyte that you are adding to a sol or a colloidal solution is directly proportional to its ability to bring about coagulation. So charge on electrolyte added is directly proportional to what? Is directly proportional to its ability of coagulation. ओके, अब इमल्शन की बात करेंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन. वन इज OIN-W मतलब ऑयल इन वाटर, और दूसरा है वाटर इन ऑयल. ओके, सो वन इज ऑयल इन वाटर एंड द अदर इज वाटर इन ऑयल टाइप. मतलब ये जो ड्रॉपलेट्स है ये ऑयल के हैं और आपने इसको वाटर में डाला है. यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है ये वाटर के हैं और आपने इसको ऑयल में डाला है. तो ये जो ड्रॉपलेट्स है ये वाटर है और ये जो है ये ऑयल है. यहाँ पे ये जो है ये ऑयल है और ये जो है ये वाटर है. ठीक है, सो दैट्स योर इमल्शन. अब ऑयल इन वाटर में आपको पता है कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, यानी ऑयल जो है वो आपका डिस्पर्स फेज है और वाटर जो है वो आपका डिस्पर्शन मीडियम है. और वाटर इन ऑयल में ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट. फिर अगर ऑयल इन वाटर है तो आपका जो वाटर है उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो अगर आपने उसमें वाटर डाला तो ऑब्वियसली वो डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब आपको 2 लेयर्स नहीं मिलेंगे. यहाँ पे आपको पता है कि ऑयल ज़्यादा है और वाटर के ड्रॉपलेट्स है, तो इसमें अगर आपने ऑयल डाला तो 2 लेयर्स नहीं मिलेंगे आपको. फिर यहाँ पे अगर आपने एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेक्स द इमल्शन कंडक्टिंग, तो जैसे वाटर है तो उसमें अगर आपने आपको पता है कि वो ऑयल इन वाटर टाइप है, मतलब आपके ड्रॉपलेट्स ऑयल के हैं बट मेन जो है आपका वो है आपका वाटर. तो अगर उसमें कोई NaCl डाला तो NaCl वाटर में डिजोल्व होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. लेकिन ऑयल इन वाटर में आपको पता है कि वाटर के ड्रॉपलेट्स है और ज़्यादा ऑयल है, तो अगर आप उसमें NaCl डालोगे तो वो डिजोल्व तो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कंडक्ट भी नहीं कर पाएगा. वाटर इज कंटिन्यूअस फेज, ऑयल इज डिसकंटिन्यूअस फेज. तो यहाँ पे पूरा वाटर है और उसमें ऑयल है, तो वाटर कंटिन्यूअस है और यहाँ पे ऑयल कंटिन्यूअस है. जैसे एग्जांपल क्या है, तो बेसिक मेटल सल्फेट, वाटर सॉल्युबल अल्कली मेटल, सोप्स यूज्ड एज इमल्सिफायर्स, वाटर इनसॉल्युबल सोप्स, ये सब कुछ जो है ये इसके एग्जांपल्स है. ठीक है, और ऑफ कोर्स इसमें आपको एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि ऑयल एंड वाटर आपस में सॉल्युबल नहीं है. तो अगर आप चाहते हो कि ऑयल एंड वाटर सॉल्युबल रहे तो फिर आपको दोनों केसेस में एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा. ओके, अब ये देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेगेटिवली चार्ज सॉल्व. तो ये बेसिकली इट हैज़ टू डू विद दिस. ये जो है आपका टेबल जो यहाँ पे उन्होंने दिया है जहाँ पे वो अलग अलग टाइप के सॉल्व्स की बात कर रहे हैं, तो ये देखो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इज Al2O3, CrO3, Fe2O3, और नेगेटिवली चार्ज जो है वो है आपका कॉपर, सिल्वर, AuSol, AS2 आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऑप्शंस दिए हैं, तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो एक है कैडमियम सल्फाइड, सो दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर, राइट. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. तो ऑयल इन वाटर टाइप मतलब क्या, तो यहाँ पे आपका पूरा वाटर है और इसके अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो किसके हैं, तो वो आपके ऑयल के हैं. तो इसमें क्या बताया, ऑयल इज द डिस्पर्शन मीडियम, ये तो गलत है. ऑयल इज द डिस्पर्स फेज, राइट. नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग पावर व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, वो गलत है क्योंकि आपका मेन जो फेज है, जो कंटिन्यूअस फेज है वो वाटर है, और अगर आप इसमें NaCl डालोगे तो वो वाटर में डिजोल्व होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. ठीक है. बेसिक मेटल सल्फेट आर यूज्ड एज इमल्सिफायर्स, वाटर इज द डिस्पर्स फेज. तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट. तो नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग ये गलत है, ऑयल इज द डिस्पर्शन मीडियम ये गलत है, वाटर इज डिस्पर्स फेज ये गलत है. तो सही क्या है, तो बेसिक मेटल सल्फेट आर यूज्ड एज इमल्सिफायर्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोलॉइडल सिस्टम हैविंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ इन सॉलिड स्टेट. तो अगर दोनों सॉलिड में है तो इट विल बी सॉलिड सॉल्व.
Next, identify the colloidal system having dispersed phase and dispersion medium both in solid. So it is your solid sol. Okay. Next, which of the following is not a property of colloidal dispersion? तो dispersed phase particle pass slowly through parchment paper, ये तो ठीक है. Dispersed phase particle readily pass through ordinary filter paper. It does not exhibit Tyndall effect. It is heterogeneous. तो obviously ये जो है ये property नहीं है. In fact, it exhibits Tyndall effect. Identify the colloidal molecule containing hydrophilic head and hydrophobic tail within. तो ये actually है आपके detergents जिसमें you will have a big tail. Okay, ये organic part है. तो ये है आपका हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है. और यहाँ पे होता है एक हेड जो आयोनिक है. ओके, तो हेड होता है जो क्या है, आयोनिक है. सो यहाँ पे इट इज अ एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड मतलब जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आके एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करते हैं जो एक्चुअली आपके कोलॉइडल का है. ठीक है. नेक्स्ट, विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड. तो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड में आपका जो पार्टिकल की साइज है वो खुद इतनी बड़ी होती है दैट इट इज दैट ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल. सो विच इज नॉट अ एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली सोप. Soap is an example of associate colloid. Which among the following is not a property of lyophilic colloids? Lyophilic colloids क्या होते हैं? तो यहाँ पे there is a force of attraction between your dispersed phase and dispersion medium. So these are self-stabilizing. That's correct. Viscosity of dispersed phase and dispersion medium is nearly the same. They are precipitated by adding small amount of electrolyte. Surface tension of dispersed phase and dispersion medium is nearly the same. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, लायोफिलिक. सो विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि वो प्रेसिपिटेट हो, यानी अगर लायोफिलिक जो सॉल है आपका वो अलग अलग हो, तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना है, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना है. ये देखो, विच फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट कोआगुलेशन पावर. तो आपको देखना है कि कहाँ पे जो चार्ज है वो सबसे कम है. तो जहाँ पे सबसे कम चार्ज होगा वहाँ पे कोआगुलेशन पावर जो है वो सबसे कम होगी. दैट इज योर हार्डी-शुजल्स रूल, राइट. So with that we have come to the end of this discussion. Okay, so hopefully you go through it once again and you go through the MCQs and of course आपके जो PYQs है उसको प्लीज़ ट्राई करना. ठीक है. तो अब हमारी है आपके नेक्स्ट चैप्टर की जो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया था, आसान सा चैप्टर है. ओके, सो चलो देखते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस पिछले साल आए थे जो आप आसानी से आंसर कर पाओगे. राइट. तो काफ़ी इजी चैप्टर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है. तो पहले तो बात करेंगे पिछले साल कितने क्वेश्चंस आए थे. तो देखो, पिछले साल आए थे 15 क्वेश्चंस. राइट, ज़्यादा है. और पहले हम बात करेंगे फूड केमिस्ट्री की. तो फूड केमिस्ट्री में आप क्या बात करने वाले हो, सबसे पहले तो ब्राउनिंग ऑफ फूड मटेरियल. तो आपने देखा होगा कि अगर आपने एप्पल को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वो एप्पल का कलर ब्राउन होता है. या बहुत सारी केसेस में अगर आपने किसी भी चीज़ को खुला छोड़ दिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको दिखेगा कि वो जो कलर है वो चेंज होता है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो फ्रूट्स है ना उसमें होते हैं पॉलीफिनॉल्स और ये ऑक्सीडाइज होते हैं और इसकी वजह से जो कलर है वो ब्राउन होता है. ओके, तो आर ओइंग टू द एक्शन ऑफ एंजाइम टू फॉर्म क्विनोन्स. तो ये पॉलीफिनॉल क्विनोन्स में कन्वर्ट होते हैं और ये होता है बिकॉज योर एंजाइम्स एक्ट अपॉन योर पॉलीफिनॉल व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो ये आपका फिनॉल है एंड दिस इज व्हाट इज योर क्विनोन. तो ये क्विनोन जो है ये ब्राउन कलर के होते हैं या येलोइश कलर के, इसलिए आपका जो मटेरियल है वो येलो या ब्राउन ऐसे दिखता है. ओके, और ये क्विनोज जो है वो आगे जाके टैनिन में कन्वर्ट होते हैं और इसकी वजह से ब्राउन कलर दिखता है. तो अगर आप चाहते हो कि ये ब्राउन कलर ना दिखे, राइट, तो आपको क्या करना है, तो आपको SO2 से, मतलब जनरली क्या करते हैं, तो आपको एक ऐसा रिएजेंट यूज़ करना है जो ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे और वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज़ SO2 विच इज़ वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स. इसके अलावा जो दूसरा है वो है एस्कॉर्बिक एसिड. या फिर आप क्या कर सकते हो, तो यू कैन ऐड अ एडिबल एसिड सच एज लेमन जूस, सिट्रिक एसिड और विनेगर. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे और इसकी वजह से जो ब्राउनिंग होता है उसको भी प्रिवेंट करेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. रैंसिडिटी ऑफ द ऑयल.
अब ऑयल जो है उसका जो, अगर आपने उसको बहुत समय तक ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो एक्चुअली उसका जो टेस्ट है ना वो पूरा खराब हो जाता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। इसको कहते हैं रैंसिडिटी ऑफ द ऑयल। अब ये क्यों होता है? तो यहाँ पे ये देखो, ये ऑयल है आपका विच इज़ योर ट्राइग्लिसराइड। तो ऑयल एक्चुअली क्या होते हैं? तो ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ओके, ये है आपका R1, ये है R2, ये है R3, राइट। और ये है आपका OC डबल बॉन्ड O, ये है COC डबल बॉन्ड O, और ये है C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, राइट। और ये H2 है, ये H है और ये H2 है। सो दीज आर योर ट्राइग्लिसराइड्स। अब जब आप इनको हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको मिलता है ग्लिसरॉल विच इज दिस, एंड इसके साथ आपको मिलता है फ्री फैटी एसिड्स। सो इट इज गोइंग टू गेट हाइड्रोलाइज टू गिव यू फ्री फैटी एसिड्स। एंड ऑफ कोर्स ये जो R है आपके पास, ये R में डबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी अगर डबल बॉन्ड है तो दीज आर अनसैचुरेटेड। ओके, सो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि दीज आर डबल बॉन्ड्स एंड दीज आर गोइंग टू बी अनसैचुरेटेड। ओके, तो रैंसिडिटी क्यों होती है? तो कभी कभी आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो हाइड्रोलाइज होकर फ्री फैटी एसिड देता है, या कभी कभी आपका जो R ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पे देर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स रैंसिड। सो इज ड्यू टू फैटी एसिड लिबरेटेड। तो ये फैटी एसिड लिबरेटेड है, इसकी वजह से भी आपकी रैंसिडिटी होती है। चॉकलेट बिकम्स रैंसिड बिकॉज पाल्मेटिक, स्टेरिक एसिड एक्सेट्रा गिव अ सोपी नेचर टू द कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे वन ऑफ द मेन रीजन्स टू बिकम रैंसिड इज कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो हाइड्रोलाइज होता है, मतलब जो एयर है जिसमें वाटर है वो उसके साथ कंबाइन होके उसको हाइड्रोलाइज करती है और आपको मिलता है ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड। तो ये जो फ्री फैटी एसिड आपको मिल रहा है, दैट फ्री फैटी एसिड इज एक्चुअली गोइंग टू गिव अ बैड टेस्ट टू द ऑयल एंड देयरफॉर इट इज considered to be rancid. Okay, यहाँ पे the second cause of rancidity of oil and fat is oxidation of molecular oxygen in the air. तो आप देखो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। So what do you have here is a double bond. अब ये डबल बॉन्ड जो है, इसके इन ऐसे डबल बॉन्ड्स अगर आपके एसिड्स में है so you call them as अनसैचुरेटेड एसिड। और ये डबल बॉन्ड अगर है तो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट कैन कॉज अ वेरी बिटर टेस्ट और इट कैन कॉज अ बैड टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके R ग्रुप पे डबल बॉन्ड है, यू कॉल सच एसिड्स और सॉरी यू कॉल सच ऑयल्स एज अनसैचुरेटेड ऑयल्स, राइट। So the unsaturated fat molecules break down during oxidation and form volatile aldehyde. तो break down होगा मतलब ये टूटेगा और यहाँ पे एक aldehyde form होगा, और ये aldehyde जो है इसकी वजह से भी आपको पता है कि जो टेस्ट है वो rancid होगा, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड मतलब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेट चेन है, राइट। तो ये होते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अगर आपका जो स्ट्रेट चेन है, मतलब ये पूरा आपका R ग्रुप होता है। तो जो R ग्रुप हमने पहला लिखा है वो एक्चुअली इतना लंबा होता है, राइट। इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो ये होते हैं सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड है तो यू कॉल इट एज अनसैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये बिकम सैचुरेटेड, राइट। बिटवीन द Van der Waals forces between the unsaturated chains are weak. The melting point of unsaturated is lower. तो अगर unsaturated है यानी अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे the melting point is going to be lower. Okay? Cis isomer is the most common. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रुप है और यहाँ पे ये सेम साइड पे है, इसलिए ये cis है, and this is going to be most common. द ट्रांसफॉर्म अकर्स ओनली इन एनिमल फैट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसफॉर्म है वो एक्चुअली आपके एनिमल फैट्स में ही होता है और वो काफ़ी डेंजरस होता है। एंड एनिमल फैट्स एंड प्रोसेस्ड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अगर आपको प्रोसेसिंग किया आपने, मतलब क्या कि अगर आप चाहते हो कि ये डबल बॉन्ड निकल जाए तो आपने हाइड्रोजनेशन किया, तो कभी कभी ये सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है। बट आपके जो प्लांट्स है उसमें या वेजिटेबल्स है वो जो ऑयल है वो जनरली सिस होते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हो, यानी ये प्लांट वाला जो ऑयल है, कुछ भी हो सकता है, कोकोनट हो सकता है या जो भी प्लांट से मिलने वाला ऑयल है, उसमें अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया ताकि ये डबल बॉन्ड निकल जाए तो जनरली ये सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है, राइट। और एनिमल्स में भी आपके पास ट्रांस फैट्स होते हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग अगर वेजिटेबल ऑयल्स है या फैट्स है तो उसमें ट्रांस फैट नहीं होते, वो जनरली आपके सिस होते हैं। ओके, ट्रांस फैट्स आर डिफिकल्ट टू मेटाबोलाइज, ओके, एंड मे बिल्ड अप डेंजरस लेवल इन द फैटी टिश्यूज। तो अगर वो मेटाबोलाइज नहीं हो गए आपके बॉडी में तो फिर ऑब्वियसली वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो गए, और जिसकी वजह से आपका जो then you have blockages in the arteries. Okay, so that is what you have to understand. Therefore are lower, the cis form is most constant. ठीक है।
नेक्स्ट, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स आर यूज्ड इन बॉडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर फैट्स का क्या रोल है, तो फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ओके, मतलब प्रोटीन्स विच आर अटैच टू योर फैट्स, they are used in the body for transportation of cholesterol. Excessive low density lipoprotein जिसको हम कहते हैं LDL, okay, result in deposition of cholesterol in the blood. तो अगर low density आपका lipoprotein है तो it would lead to deposition of cholesterol in the blood vessel, which in turns result in risk of cardiovascular disease. तो मेनली सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, तो कोकोनट ऑयल, बटर, फैट, लार्ड, मार्गारीन, वनस्पति घी, ये सारे सॉलिड्स होते हैं जो सैचुरेटेड है। मेनली मोनोसैचुरेटेड क्या है, तो ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कैनोला ऑयल, ये लिक्विड है। और मेनली पॉली अनसैचुरेटेड इज सैफला, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, फिश ऑयल, दीज आर एक्चुअली लिक्विड। तो ये 3 टाइप के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स है। फिर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो यहाँ पे जैसे लिनोलेइक एसिड, ओके, अब यहाँ पे ये जो लास्ट कार्बन है इसको हम ओमेगा कहते हैं, एंड ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये थर्ड जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो इट इज फ्रॉम थर्ड पोजीशन, लास्ट से थर्ड पोजीशन पे देर इज अ डबल बॉन्ड, सो इट इज 3 ओमेगा, राइट। फिर ये 3 है, ये है आपका 4, ये है आपका 5, ये है आपका 6, ये है आपका 7, तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे देर इज अ डबल बॉन्ड, देन 7, 8, 9, तो ये यहाँ पर भी आपके 9th पोजीशन पे देर इज अ डबल बॉन्ड। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब जो लास्ट वाला कार्बन है आपका उससे थर्ड पोजीशन पे देर इज अ डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं ओमेगा 3 फैट्स, राइट। एंड दे आर फाउंड टू रेज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सो दे आर वेरी यूजफुल, क्योंकि लो डेंसिटी तो डिपॉजिट होगा लेकिन हाई डेंसिटी आसानी से डिपॉजिट नहीं होता है, सो दीज आर गुड कोलेस्ट्रॉल। ओमेगा 6 मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे 6th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, सो दीज आर योर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, राइट। कंसिडर टू हैव रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, और ये आपके जो खाना है उसमें बहुत सारे भर भर के होता है। तो फूड सच एज वॉलनट, फ्लेक्सीड, चिया सीड, सोयाबीन, कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन सोर्स ऑफ ओमेगा 3, ओके। और ये ओमेगा 6 तो आपके किसी भी ऑयल में होगा। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड मटेरियल, तो आप चाहते हो कि आपका फूड मटेरियल जो है वो ब्राउन ना हो, या आप चाहते हो कि आपका फूड मटेरियल स्पॉइल ना हो, तो इसके लिए आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है विच इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो वो क्या करते हैं, जो मेन रीज़न है ऑक्सीडेशन का, दैट इज़ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, तो वो पहले उसके साथ कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और उसको वहाँ पे नलीफाई करते हैं। तो वो ऑक्सीजन को फूड से कंबाइन ही नहीं होने देते, क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन और फूड के बीच में आते हैं और वो खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, राइट। So they react with oxygen containing free radical and thereby prevent oxidative rancidity, increase the shelf life of food, example vitamin E. Okay, तो ये आपका vitamin E है which is tocopherol, which is of course a very large thing. These are generally, तो इनमें जो ये जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनमें जनरली फिनोलिक ग्रुप है। तो ये देखो, ये OH है, यहाँ पे ये OH है एंड इट इज अटैच टू दिस बेंजीन, ओके। तो ये है आपका फिनोलिक OH, और जनरली जो आप यूज करते हो एज एंटीऑक्सीडेंट उनमें फिनोलिक OH होता है। तो एक है आपका विटामिन E, दूसरा है BHT। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे OH है, तो ये भी फिनोलिक OH है। तो आपका जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो जनरली फिनोलिक OH होते हैं, और यहाँ पे ऑफकोर्स ये बड़े बड़े 3 ग्रुप है CH3 के, यहाँ पे CH3 के, राइट। तो ये आपका BHT है, okay, which is 3,5 di-tertiary butyl 4-hydroxytoluene which you call as DHT। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इनमें जो कॉमन ग्रुप है वो फिनॉल है। फिर एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, तो एनाल्जेसिक बेसिकली आपके पेन किलर्स होते हैं और एंटीपायरेटिक आर सम विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ओके। सो एनाल्जेसिक्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग which kill pain, reducing inflammation or swelling. Antipyretics are used to reduce fever. तो जैसे salicylic acid है तो it's supposed to be a precursor for aspirin. तो aspirin is acetyl salicylic acid. तो ये देखो ये बेंजीन रिंग है, ओके, और ये salicylic acid का जो OH है that OH is getting converted into this. तो आप इसको ट्रीट करो एसिटिल क्लोराइड के साथ, so that becomes the acetyl derivative, और ये COH तो जैसे है वैसे है, so that is your aspirin, which is a acetyl salicylic acetyl chloride acetyl salicylic acid, okay. Similarly paracetamol, तो paracetamol is NH,
C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, और ये आपका रिंग है और यहाँ पे है आपका OH, फॉलोड। सो ये आपका पैरासिटामोल है। So the compound aspirin, which is acetyl derivative of salicylic acid, was found to have fewer side effects compared to salicylic acid. तो पहले salicylic acid यूज़ करते थे तो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे। तो फिर अभी आप OH को क्या किया आपने, तो OH को इस acetyl डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया है, ओके, मतलब आपने इसको ट्रीट किया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, ओके। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एनाल्जेसिक टू डेट। तो ये एक एनाल्जेसिक है विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग पेन। और पैरासिटामोल जैसे आपको पता है इज अ एंटीपायरेटिक, इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फीवर, ओके। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल, तो जैसे नाम ही बता रहा है आपको कि इट हैज़ टू डू विद योर बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स, जैसे फंगाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, तो ये उस पर डिपेंड, वो उनसे डील करते हैं। तो इनमें दो टाइप है, एक है डिसइंफेक्टेंट, एक है एंटी माइक्रोबियल, एक है एंटीबायोटिक। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, तो दे आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सर्फेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपका फ्लोर हो गया, टेबल का टॉप हो गया, या जो भी विच इज़ नॉन लिविंग, इस पे के इसको अगर आपको क्लीन करना है, इसके बैक्टीरिया आपको निकालने हैं, ख़त्म करने हैं, तो आप यूज़ करते हो डिसइंफेक्टेंट, राइट। एंटीबायोटिक्स आर एंटी माइक्रोबियल डिजाइन टू टारगेट बैक्टीरिया। तो अगर आपको बॉडी के अंदर के बैक्टीरियाज को मारना है तो ऑब्वियसली यू टेक एंटीबायोटिक्स, ओके। और एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, सो दीज आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स ऑन एनिमेट्स, मतलब स्किन, ह्यूमन स्किन पे जो आपके बैक्टीरियाज है, जैसे आपको कोई चोट लग गई तो वहां पे जो आप लगाते हो वो एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन फ्लोर को क्लीन करने के लिए आप जो यूज करते हो दैट इज व्हाट यू कॉल एज योर डिसइंफेक्टेंट। और बॉडी के अंदर के बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए जो आप यूज करते हो वो है आपका एंटीबायोटिक्स, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है एंटीसेप्टिक का, तो टिंचर ऑफ आयोडीन विच इज 2 to 3% ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल वाटर मिक्सचर, आयोडोफॉर्म विच इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। अब सबको याद आ रहा होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, CHI3, right? Dilute aqueous solution of phenol is also a antiseptic. Two of the most common phenol derivatives, that is TCP, trichlorophenol, and chlorophenoxylenol, ये भी आपके एंटीसेप्टिक्स है, ठीक है। Chloroxylenol is a active ingredient of what you call as Dettol. The other ingredient of Dettol is isopropyl alcohol, pine oil, castor oil, caramel and water. Thiamol, ओके। तो ये है आपका क्लोरोजाइलिनॉल, ओके। तो ये है आपका क्लोरोजाइलिनॉल, ये है आपका 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, ओके। और यहाँ पे है आपका थाइमोल, दिस इज व्हाट इज योर थाइमोल, okay। तो थाइमोल is obtained from thyme oil, it is an excellent toxic antiseptic, okay। And then you have got parachlorobenzyl alcohol is used as a disinfectant in all purpose cleaner. So this is your parachloro, ये देखो पैराक्लोरो, तो ये पैरा पोजीशन पे आपका ऑर्थोबेंजिल फिनॉल, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर एंटी, दिस इज व्हाट इज योर डिसइंफेक्टेंट, ओके। ये है आपका 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, which of course is very chloroxylenol. This is used in Dettol. 4.8% of this is what is in your Dettol. अब नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो आप यूज़ करोगे एंटीबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे there are many such things, that is sulfa drugs is one of them, wide range of sulfa drug analogous to sulfanilamide, one of the most effective being sulfapyridine। तो ये सारे जो है ये इनिशियल डेज के एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब ये बहुत सारे बैक्टीरियाज पे असरदार है, नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब ये कुछ सिलेक्टिव बैक्टीरियाज पे ही असरदार है, और लिमिटेड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, बट देन
लिमिटेड नंबर, राइट। तो इसमें दिस इज व्हाट इज योर पेनिसिलिन, दिस इज योर व्हाट इज योर क्लोरामफेनिकॉल, ओके। अब ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन, तो ये टर्मरिक जो है वो एंटीसेप्टिक होता है एंड इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो करक्यूमिन है। विंटरग्रीन इज एनाल्जेसिक और ये मिथिल सैलिसिलेट है। सिनेमम इज एंटीबैक्टीरियल, फॉर कोल्ड इट इज सिनेमाल्डिहाइड। क्लोव में एंटीबैक्टीरियल एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ है और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो यूजिनॉल है। सिट्रस फ्रूट्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर एक्टिव इंग्रेडिएंट इज विटामिन सी। इंडियन गूसबेरी यानी आंवला वो एंटी डायबिटिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है और इसका जो इम्पॉर्टेंट है गैलिक एसिड एज वेल एज विटामिन सी। तो ये इसके की इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। ओके, देन टाइप्स ऑफ क्लेंजिंग एजेंट्स, तो यहाँ पे आप देखो कि हियर व्हाट यू आर गेटिंग इज RC डबल बॉन्ड O माइनस विच इज योर सोप। एंड हाउ डू यू गेट योर सोप, तो यू गेट इट बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन। तो ये है आपका ऑयल और फैट और इसको आप किससे ट्रीट कर रहे हो, तो NaOH, ओके। इसका हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको मिलेगा ग्लिसरॉल, दैट इज योर ग्लिसरीन, एंड यू गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विच इज एक्चुअली योर सोप। तो ये सोप क्या होता है, तो इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दैट इज व्हाट यू कॉल एज योर सोप, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सोप। तो यू हैव गॉट एनायोनिक डिटर्जेंट्स जहाँ पे योर सोप कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। देन यू हैव गॉट कैटायोनिक वेयर इट इज क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया। तो ये देखो ये अमोनिया है और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इट इज सराउंडेड बाय 4R ग्रुप्स, so it's a quaternary salt, so it is used in hair conditions, germicide. Then of course you have got non-ionic detergents, so this is what is liquid dishwash, liquid detergent। तो ये actually आपके ethers होते हैं या esters होते हैं जहाँ पे these are your esters or ethers which are used as non-ionic detergents, okay। अब क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज बिकॉज ऑफ माइसेल। तो ये जो दिख रहा है आपको ये सब कुछ है आपके सोप के पार्टिकल्स, राइट। अब जो आपका सोप है that is actually divided into two parts. One is this part which is your R group, organic part, and this is the other part which is your ionic part, okay। तो करना क्या है, तो आपको ये जो भी आपके सोप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सोप का ये पार्टिकल जो है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि जो R ग्रुप है वो अंदर की ओर है और जो इसका हेड है जो आयोनिक है वो बाहर की ओर है, मतलब इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाटर। तो R ग्रुप अंदर की ओर होता है और जो आपका हेड है जो आयोनिक है वो वाटर की तरफ होता है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज योर माइसेल। तो इसको क्या बोलते हैं, माइसेल, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो माइसेल अगर फॉर्म होता है तो ही आपका स्लोप का क्लेंजिंग एक्शन दिखेगा, अगर माइसेल फॉर्म नहीं होता तो आपके सोप का क्लेंजिंग एक्शन आपको नहीं दिखेगा। सो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज बिकॉज ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। तो जो भी आपका ऑयल है, जो भी आपका डर्ट है, जो ऑर्गेनिक है, वो अंदर जो आ रहा है उसके साथ अट्रैक्ट होके वहाँ पे वो डिजॉल्व होगा और इस तरह से आपका जो पार्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। ऑयली जो इम्प्यूरिटी है या जो भी वो इस तरह से निकल जाएगा। चलो, what are fats and oils? So these are of course your triglycerides. What are the causes of rancidity? So it is due to oxidation of double bond, it is due to hydrolysis, so it's basically because of A and B both. What are antioxidants? So they are substances which increase the rate, they are substances which decrease the rate of oxidation, so it's your option C. Which of the following can act as antioxidants? So obviously it will be vitamin E and BHT both. Which of the following is aspirin? So it is acetyl salicylic acid. Okay, so that was regarding your केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ओके। तो यहाँ पे बस आपको क्या याद करना है, तो थोड़े बहुत आप ऑयल के बारे में देखो, माइसेल फॉर्मेशन के बारे में देखना है आपको, डिटर्जेंट्स का जो चार्ट है वो याद करो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ चार्ट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स के चार्ट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक्स, ये सब आपको थोड़ा बहुत इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। एनाल्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, राइट। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है विच इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर, ओके। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है फॉर दिस चैप्टर। ऑफकोर्स ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले साल से ही ये इंट्रोड्यूस किया था, तो काफ़ी कम इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं। बट एनीवेज
सिंपल सा चैप्टर है और आपको अभी एक आइडिया आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो फिर आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके, खुश रहिए। थैंक यू।